स्टार्टिंग में चैप्टर का हेडिंग दिया था, तो मैंने हेडिंग में क्या लिखा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहां से ना इस चैप्टर से एक्चुअली काफी चीजें बदल जाती है। इसके पहले हम जो भी मोशंस पढ़ते थे, जो भी चीजें पढ़ते थे, उसमें ऑब्जेक्ट को, बॉडी को एक पॉइंट मास लेके चलते थे, एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल पे सारा एनालिसिस करते थे। लेकिन अब क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जो रूल्स एक पार्टिकल पे लगेगा वो रूल्स सारे पार्टिकल्स पे, बॉडी पे लगेगा, ये अजम्पशन लेके हम चलते थे। और इसीलिए हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही बोलता है कि सारा मास जहां पर सेंटर्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वो वाला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया ये चीज? तो उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डेंसिटी तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन थोड़ा सा पढ़ने वाले। तो उसके पहले एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, तेरा बता रहा है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस? इसकी एक्सिस में रोटेट और सर्कुलर पाथ में। ओके, और कोई एग्जांपल, और कुछ किसी एग्जांपल से समझा पाएगा? बोल तो सही रहा डेफिनेशन। एक्सिस में रोटेट कर ये फैन रोटेशनल मोशन। हाँ, ये फैन कौन सा है? रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर फैन का अगर टिप को अगर हम लोकेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें, अर्थ वाला जो तुमने बोला, जैसे अर्थ जब अपने एक्सेस पे घूमता है 24 घंटे के अंदर एक बार रोटेशन करता है, तो वो क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। लेकिन जब वो अपने, अगर मान ले सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। तो मोटा मोटी ये है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर एक बॉडी अपने एक्सेस पे रिवॉल्व कर रही है तो वो क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया? यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन वाली चीज पढ़ने वाले। रोटेशनल मोशन पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में जो टर्म्स है पहले वो थोड़ा सा याद दिलवा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को लीनियर मोशन में हम किससे डिनोट करते थे? जनरली हम एस से डिनोट करते थे, वन डायमेंशन वाला है तो एक्स ले लेते थे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में ये क्या होगा? रोटेशनल मोशन बोलता हूं अभी मैं। रोटेशनल मोशन में हम इसको किससे डिनोट करेंगे? नहीं, रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सुना है ना तुम लोगों ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान के चलो मेरे सामने से एक कार गुजर रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, तो कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? लीनियर। लेकिन जब मैं कार को देख रहा हूं तो मैं उसको देखते समय अपने हेड को जिस एंगल पे घुमाया वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ये सारे टर्म्स ध्यान में रखने पड़ेंगे ना। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये सब आपने पहले भी लिखा है, मैंने एक बार लिखा है, मुझे याद है, मैं बस याद दिला रहा हूँ। वेलोसिटी बताओ, एंगुलर वेलोसिटी, पहले लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अगर इनिशियल वाली वेलोसिटी देखें तो उसको जनरली u से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। फिर उसके बाद इसके बीच में एक रिलेशन भी होता था, हमने डिराइव किया था, याद है क्या? S इज इक्वल्स टू क्या होता था? थीटा r। यहाँ पर r मतलब वो रेडियस, जिस भी रेडियल में, जिस भी सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? v इंटू r। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा लिख रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू r, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू r। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये लीनियर और सर्कुलर मोशन में जो रिलेशंस है इन टर्म्स का, वो यहाँ पर लिखा हुआ
एक और चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे, याद है? V से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और रोटेशनल में हम इसको डिनोट कर देते हैं L से। रोटेशनल मोमेंटम या सर्कुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट कर देते हैं? L से। ये चीज शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, इसको आज हो सकता है हम यूज कर पाएंगे आज की क्लास में। यहाँ तक की चीजें क्लियर? L को हम सर्कुलर मोमेंटम या रोटेशनल मोमेंटम बोलेंगे, या एंगुलर मोमेंटम, बेटर वर्ड है इसमें एंगुलर मोमेंटम। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ये वाले सारे कौन से? लीनियर वाले, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहली जो चीज है वो टॉर्क आती है। पहला जो टॉपिक आता है टॉर्क आता है, लेकिन टॉर्क पढ़ने के पहले मैं ना तुम लोगों को थोड़ा सा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाते समय करूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट एक बार हमने पढ़ा था, फिर से एक बार दूसरी बार मैं समझा रहा हूँ, सुनना और ध्यान देना, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, जिसके कंपोनेंट है a1i, लिखते चलना ना, a1i प्लस b, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स होगा, x वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट। दूसरा एक वेक्टर b है, मान लेते हैं उसके कंपोनेंट हो गए b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ये दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब दो वेक्टर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, डायरेक्टली कंपोनेंट कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हो? वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से या 3 से, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। कौन कौन से दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? कैसे निकालते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी। तो ये डॉट जो है इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। वो निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे अगर हमें इन दोनों का डॉट निकालना है तो क्या करेंगे? आई और आई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे जे और जे वाले, के और के वाले। तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या देगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, एक और चीज ये कि ये डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता था a डॉट b, क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। ये क्लियर हो गया? a और b जो मैंने लिखा वो दोनों क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो भी रहेगा वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने ये डॉट प्रोडक्ट यूज किया था किस चैप्टर में? मोशन इन द प्लेन। और रिसेंट कौन से चैप्टर में किया था? वर्क एनर्जी पावर में किया था ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा याद आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो वहां पर हम क्या लेते थे? डॉट प्रोडक्ट लेते थे। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। स्केलर मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गई थी सबको? ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें, पहले मैं स्केलर पे थोड़ी चीजें बता रहा हूं। अगर मान लो कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। समझ में आया? और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब a इंटू बी के बराबर होगा। ये कहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था आई डॉट आई की वैल्यू 1 क्यों होती है? मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा था आई डॉट आई की वैल्यू 1 क्यों होती है? तो क्यों 1 होती है? क्योंकि आई और आई दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये जो कैप लगता है उसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब इस कारण इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। क्या ये समझ में आ गया? इसी कारण से j डॉट j भी 1 हो जाता है। इसी कारण से k डॉट k की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 1। और वही जब हम i डॉट j निकालते हैं
तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या कारण है इनकी वैल्यू 0 होने का? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल कितना बनता है 90 और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये एंगल 0 डिग्री हो गया और यहाँ पर जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? ये सब पुरानी चीज मैं दोबारा क्यों रिकॉल करवा रहा हूं पता है? क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे तो वो इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। देखो जैसे क्या क्या चीज उल्टी होती है, जैसे यहाँ पर a डॉट b है तो यहाँ पर क्या जाएगा a क्रॉस b, यहाँ क्रॉस का सिंबल लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है a डॉट b का, a b cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा a क्रॉस b का क्या हो जाएगा a b sin थीटा, sin थीटा। जनरली आप लोग यहीं पर छोड़ देते हो, लेकिन इसमें एक और चीज आती है जो हम लिखते नहीं है, कई बार नहीं लिखते लेकिन लिखना चाहिए, और वहां पर आना चाहिए n कैप आना चाहिए। ये n जो है, इस n का मतलब होता है नॉर्मल, कैप का मतलब यूनिट है ना। n एक नॉर्मल है, कैप लगा मतलब वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। अब नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, उस मतलब को समझो थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये दो वेक्टर हो गया, पहला वेक्टर ये हो गया a, दूसरा वेक्टर ये हो गया b। समझ में आ रहा है ना ये चीज? ये दोनों के बीच में, ये दोनों वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, कुछ भी एंगल थीटा। तो यहाँ पर हमें अगर दोनों का क्रॉस निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा लगाएंगे, और उसके बाद जो n है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब दोनों के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वो दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी जब हम टॉर्क पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए ध्यान में रखना ये चीज। क्लियर सबको ये कंसेप्ट? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा, वो दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो इससे हमें ये भी पता चला कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये चीजें इसमें बदल जाएंगी, जैसे मैं बताया ना, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री, और दोनों के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन 0 0 मतलब a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या ये समझ में आ गया सभी को? a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अच्छा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, देखो ये i क्रॉस i, बताओ i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी? i क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। वैसे ही j क्रॉस j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, k क्रॉस k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। यहां तक भी डन हो गया सब तक? ओके, अब अगर मान लो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो उस केस में a क्रॉस b जो होगा, a क्रॉस b जो होगा वो क्या होगा a b, और इधर पे क्या आ जाएगा n कैप। समझ गया ना ये चीज? अब आगे मैं हालांकि पढ़ाने वाला हूं ये चीज कि टॉर्क जो होता है वो पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अभी सिर्फ सुन लो इस चीज को, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं टॉर्क, अब टॉर्क क्या होता है वो सब आगे हम पढ़ने वाले। ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है? पोजीशन वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं आर से, और किसका होता है अप्लाइड फोर्स का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं एफ से। तो जो टॉर्क होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये चीज क्लियर हो गया? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। तो अगर सिर्फ अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो जनरली हम उसको किससे डिनोट करते हैं? a क्रॉस b, और मैग्नीट्यूड से डिनोट करेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तीनों का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या आ जाता है ab, ये आ जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर? ओके, अब चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर एक सामने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है वेक्टर ए के कंपोनेंट ये हो गए, वेक्टर बी के कंपोनेंट ये हो गए, मुझे ये बताओ ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा बताओ जल्दी। ए डॉट बी क्या होगा देख के बताओ जल्दी। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3,
क्या होगा, आई और आई वाले, जे और जे वाले, के और के वाले मल्टीप्लाई होंगे, ये आराम से बता दिए। अब ये बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा ये बताओ। डॉट प्रोडक्ट तो समझ गए थे ना, इन दोनों वेक्टर का कैसे निकला, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया, ए बी साइन थीटा एन, क्या दुनियादारी कुछ कुछ है ये यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन क्रॉस लगेगा, लेकिन लगा भी दोगे ना बहुत लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, समझ गया ना, जीरो नहीं आएगा, हमें तो पता नहीं ना दोनों के बीच। ये वाला तरीका अगर लगाने जाओगे ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल, बहुत कंसेप्ट में फंस जाओगे, समझ गए ना। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पहली रो है उसमें कंपोनेंट को ले लेते हैं, आई जे और के, मतलब कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। सेकंड, ये पहली रो गई, सेकंड रो में हम जो पहला लिखा हुआ वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स को लेंगे। तो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स यहाँ पर क्या होंगे, a1 a2 a3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1, इधर पे आ जाएगा a2 और इधर पे क्या आ जाएगा a3। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको। देखिए यहाँ पर जैसे मैं मान लो मुझे ए और बी का क्रॉस निकालना है, तो ए जो पहला लिखा हुआ वेक्टर है उसके पहले फर्स्ट रो, पहली रो में क्या लेंगे हम, आई जे के कंपोनेंट को लेंगे। फिर वेक्टर ए के जो कोफिशिएंट्स है, आई का कंपोनेंट क्या है, जे का कंपोनेंट क्या है, के का कंपोनेंट क्या है, जो भी कोफिशिएंट उस नंबर को लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। फिर थर्ड रो में हम क्या लेंगे, बी के कंपोनेंट्स को लेंगे, बी के कोफिशिएंट्स को लेंगे। तो वो कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, b1 b2 b3। समझ में आई ये चीज। इसको ऐसा अरेंज कर लेंगे, अभी सॉल्व नहीं किया, अभी हमने निकाला नहीं, फाइनल आंसर नहीं निकाला, सिर्फ एक अरेंजमेंट निकाला। अब इस अरेंजमेंट का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस अरेंजमेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है समझना। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिया जाएगा जो यहाँ पर क्या है, आई के। क्लियर हो गया ये चीज। फिर उसके बाद ब्रैकेट बना के हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, इन दोनों को हाइड कर देना और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, a2 b3, इधर पे क्या देगा a2 b3 माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा a3 b2 माइनस a3 b2। क्या ये समझ में आया, एक बार बताओ जल्दी। a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस, ये एक्चुअली ना डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक दो बार के लिए तुम लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, क्या नई चीज हो गई, लेकिन कुछ जब 2-3 स्टेप कर लोगे ना तब थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा। ठीक है। अब इसके पीछे अगर मैं बैकग्राउंड स्टोरी पे जाऊंगा ऐसा क्यों होता है तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको बाद में जाके तुम लोग पढ़ने वाले हो आगे जाके फ्यूचर में, लेकिन अभी उसका यूज आ चुका है तो पहले उस यूज को समझ लो। समझ गए ना ये चीज। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस सीखो पहले। आई पहला कंपोनेंट, उसके रो और कॉलम को हटा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या ये क्लियर हो गया। अगला एलिमेंट उस रो का क्या है, जे। तो अगले एलिमेंट के लिए यहाँ पर हम लेंगे माइनस जे। इसमें साइन का भी ऑल्टरनेशन चलता है, जैसे पहला आई पॉजिटिव लेंगे, जे को नेगेटिव लेंगे, फिर के को दोबारा से क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ये समझ में आ गया। तो ये वाला आ गया माइनस जे। अब क्या करेंगे, वही रूल इसमें भी लगाएंगे। वही कौन सा रूल, जो जे वाला एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हम कर देंगे हाइड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये करो जल्दी से, क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो जाएगा, a1 b3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब a3 b1। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब जाएंगे अगले एलिमेंट की तरफ। उसी रो का अगला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है दृष्टि। ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या, प्लस ठीक है, लगेगा कुछ समय फिर आदत हो जाएगी। ठीक है ओके चलो ठीक है। अब इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां पर आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो भी आएगा वैल्यू, जो भी मिलेगी, जो भी रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ a1 b1 c1 a2 ये सब तो एक्चुअल में नंबर होंगे ना, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा
वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और जैसे मैंने बताया इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो आई जे के आ रहा है, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल को करके देखते हैं और फिर शायद आपको इजी लगे। चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, यहां पर इसके कंपोनेंट है 2i माइनस 3j प्लस 4k। वेक्टर बी है, उसके कंपोनेंट है मान लेते हैं i माइनस 2j माइनस 3k। ये वेक्टर बी के कंपोनेंट हो गए। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबका, एक बार बता दो। डन। हाँ, अब मैंने बोला कि ए क्रॉस बी निकालने का प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना। ए क्रॉस बी निकालने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम ये एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जो दो लंबी सी लाइन मैंने बनाई इसको डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। समझ में आई ये चीज? इस डिटर्मिनेंट के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, 3 रोज, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। क्लियर हो गया ये चीज? जिसमें जो फर्स्ट नंबर वाली रो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कंपोनेंट्स आएंगे, आई जे के यूनिट वेक्टर्स आएंगे। क्या आएगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो आई कैप जे कैप और के कैप। फर्स्ट रो में हमेशा ये आएगा आई जे के। ठीक है, सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकेंड रो में ए के कोफिशिएंट्स, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 3 और 4। क्या ये क्लियर हो गया? थर्ड रो में क्या आएगा, बी वाले कोफिशिएंट, मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस 3। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से सुनना और समझना। इसके बाद मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, क्या बताया था, आई वाला टर्म लेंगे, उसके रो और कॉलम को क्या कर देना, हाइड कर देना। फिर किनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को माइनस इन दोनों को। समझ में? चलो प्रोसेस करो ये वाला। सर 79 plus 10j minus 7 7 ऐसे ही कुछ आएगा, मैं कैलकुलेट नहीं किया हूं। ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं। और किसी को प्रॉब्लम जा रही है क्या, बताओ एक बार, जिसको समझना इधर पे देख लो एक बार। चलो सबसे पहले यहाँ आई कैप लिखा होगा, दृष्टि एक बार देखते। चलो आई कैप लिखा होगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या किया होगा, माइनस 3 मतलब कितना हो गया होगा 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना आ गया यहाँ पर -8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके अगला टर्म क्या आएगा यहाँ पर माइनस जे कैप, सेकंड वाले को नेगेटिव साइन के साथ देते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको हटा देंगे ना, इसको हाइड कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 -4, तो यहाँ पर आएगा -6 -4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या आएगा प्लस के कैप। अब इसमें क्या आएगा बता दे वो जल्दी से, इसको हाइड कर देंगे के रोज और कॉलम्स को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 माइनस ऑफ -3, मतलब कितना हो जाएगा +3, या डायरेक्ट नहीं लेके -4 माइनस ऑफ -3 कैसा लिखा था। क्लियर? हाँ, अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना बनेगा 17 बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17i। ये कितना बनेगा -10 और माइनस, मतलब कितना हो जाएगा +10, हो जाएगा +10 जे कैप। फिर उसके बाद ये देखो कितना बनेगा -4 और +3 कितना बनेगा, ये -k, तो ये हो जाएगा -k कैप। एक बार चेक करो आया क्या? तो ये हो गया इन दोनों का क्या क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, और रिजल्ट में हमें क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? हाँ, कौन से साइन का, साइन थीटा कॉस थीटा वाला कब यूज होगा? हाँ, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जनरली
जब हमें दोनों वेक्टर के बीच के एंगल दिए रहते हैं, है ना। और हाँ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तब जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वहां पर 0 आ जाएगा। ये उसका मतलब सीधा है, फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपको दिया हुआ तो उसको यूज करो। देखो क्या होता है, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्रॉस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करें कि ये फॉर्मूला यूज करें। एकदम चीजें क्लियर रखना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दोनों के कंपोनेंट दिए हैं, कंपोनेंट मतलब कि वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे। कई बार क्या बोलता है, वेक्टर दिया नहीं रहता, बोल देता है कि भाई दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है, दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आएगी? हाँ, एन कैप को एन कैप के फॉर्म में रहने देंगे, बताऊंगा उसको निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ओके, क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो। हाँ, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आज समझाने के लिए नहीं, और कुछ नहीं। तो अब हेडिंग डालो टॉर्क। अब हेडिंग डालो टॉर्क। टॉर्क को और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मैं एक्चुअली एक इमेज दिखाना चाह रहा था तुम लोगों को। वो इमेज ना इसमें है ना, हाँ, ये क्या कर रहे हैं समझ रहे हो ना। हाँ, टायर पंचर बनाने के पहले वाला प्रोसेस है। थोड़ा सा टायर को निकाल रहा है, टायर को निकालने के लिए वो एक टूल का यूज करें, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पता है क्या? पाना बोलते हैं क्या हिंदी में? तो ठीक है, तो उसको निकाल रहा है। उसको निकालने के लिए वहां पर प्रेशर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। क्या जी क्लियर हो गया? कभी किसी ने किया क्या ये काम? किया होगा, कई बार किया होगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, टायर के सेंस में नहीं तो किसी और सेंस में किया होगा। नट बोल्ट में भी करना पड़ता है ये वाला काम। तो आपने ये चीज फील की होगी। अगर मान लो ये जो बेंच है, ये जो पाना है, अगर ये छोटा है साइज में, तो ताकत लगाना काफी ज्यादा पड़ता है, होता है कि नहीं? लेकिन अगर वो लंबा है, इसकी लेंथ अगर ज्यादा है, तो कम ताकत लगाना पड़ता है। ये फील किया कि नहीं? आसान हो जाता है थोड़ा सा, ताकत के सेंस में नहीं। ये तो देखा होगा कि तो उसको यूज करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। ये चीज आपने फील किया होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो यहाँ पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है। टॉर्क, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है, इसी को देखते। अब इस फिगर को ना दिमाग में रखना हमेशा, हम जो भी कैलकुलेशन और डेरिवेशन करेंगे। तो पहले टॉर्क की डेफिनेशन लिखो। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। समझ में आई ये चीज? अब ये अगर उतना ही फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये लेंथ इसकी ज्यादा है, तो आराम से टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ कम है, तो उतना फोर्स लगाने पे उतनी आसानी से वो टर्न नहीं होगा। आपने ये फील किया है कि नहीं? तो ये जो टर्निंग प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, या किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो लिखना इट इज प्रोडक्ट ऑफ perpendicular force with the arm length, perpendicular force
with the arm length, with the arm length. ठीक है, ये किसके किसके इक्वल होता है, ये कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर फोर्स और आर्म लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये वाली चीज ना यहाँ पर तो कोरिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर्म लेंथ, मतलब जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है। दरवाजे में भी सेम प्रोसेस होता है, जब हम दरवाजा को खोलते हैं तो जो एक्सेस है, मतलब जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लो ये दरवाजा हो गया, दरवाजा यहाँ से कनेक्टेड है और ये वाला पोर्शन जो है ये फ्लिप हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर से फोर्स लगाओगे आप दरवाजे पे तो आराम से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन अगर इस जगह से फोर्स लगाओगे तो काफी मुश्किल होगा उसको खोलना और बंद करना। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स ये हो गया, और ये आर्म लेंथ का मतलब क्या हो गया, जहां पर उसका एक्सेस है उससे कितना डिस्टेंस है। क्लियर हो गया ये चीज। जैसे अगर ये नट को घुमा रहे हैं तो नट का एक्सेस कहां पर है, यहाँ पर, उससे कितना डिस्टेंस पे है वो चीज। उसी को लेके मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और उसके बाद हम एक छोटा सा डेरिवेशन इस पे करेंगे। तो डायग्राम बनाना, मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पर मान लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में हम एक फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी में हम एक फोर्स लगा रहे हैं। सपोज फोर्स का डायरेक्शन ये है, एफ का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो लेंथ है आर, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, आर। क्लियर हो गया ये चीज। अभी आपने डेफिनेशन क्या लिखी, अभी फॉर्मूला क्या लिखा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स एंड आर्म लेंथ। तो फोर्स कहां पर लग रहा है, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ठीक है, तो यहां पर ये जो आर है, ये आर एक्चुअली क्या है, आर्म लेंथ हो गई। और दूसरा चीज क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगी, ये चीज अब आपको समझना है। आर्म लेंथ तो समझ में आ गई, आर। टॉर्क को डिनोट करते हैं हम किससे, टाउ से, टाउ से डिनोट करते हैं। ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये किसका प्रोडक्ट होता है, क्या लिखा आपने, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर्म लेंथ, आर्म लेंथ। और यहाँ पर आर्म लेंथ का मतलब समझ रहे हैं ना। मान लो ये वो जो भी ऑब्जेक्ट है या दरवाजा जो भी कुछ है, यहाँ पर हम इस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आर्म लेंथ उसकी कितनी होगी, आर होगी। तो आर्म लेंथ की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, क्या मैं एफ को परपेंडिकुलर फोर्स मानूंगा, हाँ या ना बताओ। नहीं, एफ को यहाँ पर हम परपेंडिकुलर फोर्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि एफ इसके परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, अभी कुछ सर्टेन एंगल पे लग रहा है। किस एंगल पे लग रहा है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मैं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मान लो इस फोर्स के मैं कंपोनेंट निकालता हूं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स याद है कि एक ये वाला कंपोनेंट होगा, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा। ये दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के। अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। अब जिस तरफ एंगल बनता है उस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, आर्म लेंथ के, एफ साइन थीटा। और वही चीज उसको रोटेशन में ला रहा है, एफ कॉस थीटा तो उसको रोटेशन में नहीं ला रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने देखा कि टाउ की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कि क्या आ गया यहाँ पर, एफ साइन थीटा इनटू आर्क लेंथ मतलब कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स है तो थीटा 90 हो गया, sin 91 हो गया। एक सेकेंड, मैंने ये माना कि अभी फोर्स परपेंडिकुलर है, नहीं पता ना, हम कोई भी एक सर्टेन एंगल थीटा पे ले रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो आर इंटू एफ हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। अभी देखो पहले मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, करंटली ये स्केलर है।
अभी स्केलर है, मतलब अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एन कैप नहीं लगा है। मतलब ये जो टाउ है वो टाउ आपको क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। किसका मैग्नीट्यूड दे रहा है? टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर टाउ, फिर इधर पे क्या आ जाएगा? इधर पे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर एन कैप लग जाएगा, मतलब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा? आर और एफ का। तो उसको हम लिखेंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो जो टॉर्क है वो आर्म लेंथ और फोर्स का, अब यहाँ पर जो फोर्स है ना वो कोई भी एंगल पे लग रहा हो फोर्स, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमने एंगल को कंसिडरेशन में ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर्म लेंथ और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या ये चीज क्लियर होगी सभी को यहाँ तक? ठीक है। अगली चीज, इसमें ना मैं कुछ और चीजें यहाँ पर समझता हूँ। देखना, यहाँ पर अगर मान लो मैं इस पूरे डायग्राम को जो भी मैंने रफ में बनाया था इसको थोड़ा और ठीक से बनाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। वेक्टर आर, ये वाला वेक्टर आर हो गया वेक्टर के टर्म्स में अगर मैं बना रहा था। वेक्टर आर जो आपका आर्म लेंथ वाला वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप उसको, उस पोजीशन या उस पॉइंट की पोजीशन जहां पर फोर्स लग रहा है। ठीक है। वेक्टर एफ का डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर एफ को मैं ऐसा ले सकता हूँ। मान लो वेक्टर एफ का डायरेक्शन क्या है, ये समझ में आ रहा है? वेक्टर एफ के दो कंपोनेंट निकले, एक कंपोनेंट इस तरफ का कंपोनेंट निकला, इस तरफ वाला, ये कितना आया था? एफ कॉस थीटा। एक इस तरफ वाला कंपोनेंट आया था, ये कितना आया था? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या यहां तक आया? सबका चेक कर लो एक बार। ठीक है, एफ साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन, इसको रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है ना ये वाला फोर्स। टाउ के बारे में क्या लिखा था सबसे पहले? का डेफिनेशन क्या थी? बड़ा जल्दी टर्निंग। तो टर्न करने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर टर्निंग के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कि ये वाला? एफ साइन थीटा वाला, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, मान लेते हैं ये एक दरवाजा है, दरवाजे पे आपने फोर्स लगाया, पूरा घुमाया, घुमा के पूरा गोल घूम गया। ऐसा होगा नहीं यूजुअली, लेकिन समझ पा रहा है कि नहीं? मैं कुछ दरवाजों में ऐसा होता है ना, कुछ होते हैं जो पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो अगर उसकी ट्रेजेक्टरी को हम विजुअलाइज करेंगे तो वो कैसी बनेगी? वो लगभग ऐसी कुछ बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी कुछ बनेगी, जिसमें अगर मैं दोनों फोर्सेस को देखूं तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। ये वाला जो फोर्स है वो किसके साथ अलाइन है? वो इसके अलाइन है, आर के अलाइन है। आर अब यहाँ पर क्या हो गया? रेडियस, रेडियस के अलाउंड अलाइन है। समझ में आया? तो इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रेडियल फोर्स या रेडियल कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कौन से साइड है? इसको क्या बोलते हैं? ऐसी वाली लाइन जो सर्कल टेंजेंट। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। इसके दो कंपोनेंट हो गए। पहला तो हो गया एफ कॉस थीटा, जिसको अब हम डिनोट करेंगे एफ आर से। और यहाँ पर एफ आर का मतलब क्या है? रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट, रेडियल क्यों बोले? समझ में आ गया ना? ठीक है। दूसरा जो फोर्स यहाँ पर हम देखेंगे, फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट देखेंगे उसको हम डिनोट करेंगे एफ थीटा से। एफ थीटा से, थीटा क्योंकि वो एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है, टर्न करने के लिए यूज हो रहा है। और उसकी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा होगा। और इसको हम एंगुलर या फिर टेंजेंशियल, दोनों वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। एंगुलर या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ओके। तो एक चीज तो क्लियर है, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? टॉर्क के लिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट का टॉर्क में कोई रोल नहीं होगा। समझ गए ना ये चीज? उल्टा बोला क्या? उल्टा बोला, सॉरी। सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, एंगुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। फॉर्मूले से भी यहाँ पर देखिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ। अब दूसरी चीज देखते हैं कि जो टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है टाउ, है ना, टॉर्क, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है।
किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, एफ के ऊपर और थीटा के ऊपर। समझ में आ रही है ये चीज? अब इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करो। एफ का मतलब क्या होगा? फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टर्न होगा, ये तो चीज हम अच्छे से जानते हैं। आर की वैल्यू, तो आर क्या है यहाँ पर समझ रहे हो ना? आर मतलब कितना डिस्टेंस पे, कितना दूर से फोर्स लगा है, उतना टर्निंग जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। टर्निंग फोर्स का इफेक्ट उतना क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए अगर आपने ये चीज यूज किया होगा ना तो आप समझ पा रहे हो, जितने ये रॉड की लेंथ ज्यादा होगी आपको उसको रोटेट करना उतना आसान हो जाएगा, जितनी रॉड की लेंथ कम होगी रोटेट करना उतना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और तीसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी, आप करते भी होगा, अगर कभी आपने टायर निकाला हुआ तो 90 डिग्री पे प्रेशर लगाओगे तो फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा जल्दी या आसानी से वो टर्न अराउंड होगा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो ये टॉर्क सबको क्लियर समझ में आ गया? हटा दो ये चीज फिर मैं। ओके, चलो एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नोट करना। फाइंड द टॉर्क फोर्स, फाइंड द टॉर्क फोर्स, सॉरी फाइंड द टॉर्क है, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, ऑफ अ फोर्स 7 I cap minus 3 J cap minus 5 K cap. Find the torque of a force this about the origin, about the origin which acts on a particle, which acts on a particle with position vector, with position vector, with position vector I cap plus J cap minus K cap। ठीक है, तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? टॉर्क। बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। और कहां पर अप्लाई हो रहा है? एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। वो पॉइंट कहां पर है? वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया, मतलब ये दिया गया है। तो अगर आप आराम से पढ़ोगे, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, टाउ का। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला बताओ जल्दी? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ क्रॉस आर लिख सकता हूं? क्या सही होगा? नहीं, ये दोनों अलग होता है। आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर अलग होता है, दोनों की वैल्यू अलग होती है। वैल्यू नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, कैसे पलटता है समझना। जैसे कि मान लो अगर आर क्रॉस एफ ले रहे हैं तो आर इस तरफ है, एफ इस तरफ है ना? तो राइट हैंड थंब रूल से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर कहां पर देगा? इस तरफ। लेकिन एफ क्रॉस आर लेंगे तो अब हमारा ऐसा रिवॉल्यूशन होता है, डायरेक्शन कहां पर जाएगा? अपोजिट। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये दोनों में साइन का फर्क पड़ जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आर क्रॉस एफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू गिवन है, आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वो आपका आंसर होगा। किसी को हेल्प चाहिए? कर लोगे? 5 आएगी 12 से 10 के। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर बोलेगा तो अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट का हाँ, वो जो डिटरमिनेंट वाला अभी हमने किया, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट में क्या आ जाएगा? आई जे, और इधर पे क्या आ जाएगा? के। समझ गए? हाँ, अब वेक्टर आर की जगह पे हम क्या लेंगे? 1 1 और -1, 1 1 और क्या लेंगे? -1। ये चीज मैं बार बार बता रहा था, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है। वेक्टर आर पहले आएगा, वेक्टर एफ बाद में आएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 7 -3 और -5। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। कैसे किया था अभी हमने? आई और इधर में क्या आ जाएगा? इनटू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ये -1 माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट +3 हो जाएगा, है ना? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट -5।
माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -7, जो बाद में प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। प्लस के कैप, के कैप क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि कितना हो जाएगा -3, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कितना हो जाएगा -7, समझ में आ गया। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -8i, -8i आ रहा है ना, उसमें कुछ डाउट है क्या? सर वो आगे हो गया, आगे नंबर तुमने इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया, अच्छा टर्म्स आगे पीछे लिख दिया, ओके चेक करो। ये माइनस माइनस प्लस 7, 7 माइनस 5 2 और इधर पे माइनस मतलब -2g हो जाएगा। अगला टर्म क्या देगा -10 की हो जाएगा। चेक करो यहाँ तक आया क्या, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस 8 नहीं है। अच्छा पहले देखो ये ऐसा ही लिखा है क्या, पहले ये देखो ये ऐसा लिखा है, नहीं वो गलत हो जाएगा ना। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो साफ तौर पे समझो, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो R क्रॉस F है। R को पहले लिखना है, R मतलब पोजीशन वेक्टर, तो उसके कोफिशिएंट को पहले लिखना है, F के कोफिशिएंट को बाद में लिखना है। समझ में आया ये चीज? अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ सारे के साइन उल्टे आएंगे और कुछ चेंज, सभी का साइन उल्टा आ रहा होगा, बस समझ गए ये चीज जो मैं बता नहीं रहा था। अगर नॉर्मल A2 भी लेंगे तो क्रॉस ऊपर जाएगा, B2 लेंगे तो क्रॉस नीचे जाएगा, बस कोई चेंज होता है, ठीक है। अब अभी ये देख लो उसके कैलकुलेशन, उसके समझ में है ना, प्रोसेस क्लियर हो गया सबको। तो ये आपका टॉर्क आ गया, ठीक है, ये टॉर्क आ गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या है, इसका स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर 64 प्लस 4 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा, रूट 168। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या ये क्लियर हो गया, सब कुछ कंफर्म कर दो। ये टॉर्क का यूनिट का यूनिट क्या होता है? टॉर्क का यूनिट क्या होता है, तुम लोग बता, चलो सोचो बताओ, फॉर्मूले से देख के बता दो क्या होता न्यूटन मीटर। फॉर्मूले में देखो, अभी हमने क्या देखा, टॉर्क कैसे निकलता है, F इंटू साइन थीटा इंटू R। साइन थीटा तो यूनिट लेस हो गया, R मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो मतलब टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है NM, न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा इसका डायमेंशन क्या होता है, बताओ डायमेंशन क्या होता है, m and t minus M and t minus ml2 t minus 2, ml2 t minus 2, समझ में आया नहीं, चलते ना डाउट है। हाँ। और किसका यही डायमेंशन होता है बताओ तो, एनर्जी का, वर्क का, उनका और इनका दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। स्टार्टिंग में जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे थे, याद होगा अगर तुम लोगों को, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी जिनके सेम डायमेंशंस होते हैं, ऑप्शंस वाले कई सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें ये सारी चीजें आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करो, और उसमें क्या आंसर लिखोगे तुम लोग बताना। क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, write an expression for torque in 3D. In 3D. ठीक है, या फिर ये लिख दो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, राइट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, राइट द रेक्टेंगुलर, ये दोनों रहने दो, दोनों का सही सेम है, मतलब काटना नहीं था उसको। चल इन अनदर वर्ड्स, ठीक
राइट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। देख लिया? ओके हाँ, इसमें क्या चीज लिखोगे बताओ? तो जैसे वो ट्रायंगल्स और एक फॉर्म्स हम लोग सॉल्व करते हैं, एडिशन ऑफ करते हैं। ओके, उसी तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट, इस तरह के कभी भी वर्ड अगर आपको यूज हो रहे हैं ना, अभी किसके लिए बोल रही है? टॉर्क के लिए। मतलब टॉर्क का एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, जेड वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये चीज को ही हम क्या बोलते हैं उसके? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर कार्टेशियन कंपोनेंट। समझ में आई ये चीज? तो ये लिखने के लिए आपको बस क्या चीज ध्यान में रखनी है? देखो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे वेक्टर आर। वेक्टर हाँ आर हम किसको लेते थे? क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको आर्म लेंथ भी बोल सकते हैं, उस आर्म की लेंथ जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम किससे डिनोट करेंगे? xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि वो उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। वेक्टर f का मतलब क्या हो गया? फोर्स। फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होंगे? ijk के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? fxi प्लस fyj प्लस क्या हो जाएगा? fzk। समझ में? जो भी हमने पिछले एग्जांपल में किया, यहाँ पर उनकी जगह पे नंबर्स थे, यहाँ पर जनरलाइज करके हमने लिख दिया। उसी तरीके से वेक्टर टाउ के कंपोनेंट क्या होंगे? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? टाउ xi प्लस टाउ yj प्लस टाउ zk। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये बताओ उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, मतलब टाउ x की वैल्यू क्या होगी बताओ, टाउ y की वैल्यू क्या होगी बताओ, टाउ z की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस टॉर्क के ये तीनों कंपोनेंट, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट क्या होंगे बताओ? बताओ क्या होंगे? इन टर्म्स ऑफ x fx y fy z fz। सर एफ जेड सब जो है कैसे करेंगे? सबसे पहले ना ये जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड किया था, वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? i j k। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? x y z। थर्ड रो में क्या आ जाएगा बताओ जल्दी? fx fy और क्या आ जाएगा? fz। ऐसे ही था। अब यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, थोड़ा बताओ देखिए। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? आई कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसको हटा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई, हो जाएगा y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई माइनस जे कैप। बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? x इंटू एफ जेड माइनस z इंटू एफ एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? k वाले का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ जल्दी? k वाले का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसको हाइड कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x एफ वाई माइनस y इंटू एफ एक्स, हो जाएगा x इंटू एफ वाई माइनस y इंटू एफ एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो जल्दी से। और इधर लेफ्ट साइड में जो वेक्टर टाउ मिला, तो वेक्टर टाउ मतलब क्या हो गया? टाउ एक्स आई इस टॉर्क का x कंपोनेंट, टाउ वाई जे y कंपोनेंट, टाउ जेड के वाला कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो यहां से टाउ x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? टाउ x की वैल्यू क्या मिलेगी? y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई। समझ गए? टाउ y की वैल्यू क्या मिलेगी? जेड एफ एक्स माइनस, अब यहाँ बाहर में माइनस है तो इसलिए ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? z इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ जेड। और वैसे ही टाउ z की वैल्यू मिल जाएगी x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। तो ये इस टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या 3D कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? जो हमने ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में सॉल्व सेम चीज को किया था, बट इसको जनरलाइज वे में एक्सप्रेस करने का तरीका है। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं बताओ? एल से। क्लास के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? एल से। ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ arm length and linear momentum. Is the product of arm length and linear momentum. तो ये किसका प्रोडक्ट होता है? ये प्रोडक्ट होता है आर्म लेंथ या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, यहां पर फोर्स अप्लाई, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर और किसका प्रोडक्ट होता है? और किसका प्रोडक्ट होता है? लीनियर मोमेंटम। किससे डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को? V से। तो ये होता है कि दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके एंगुलर कंपोनेंट अगर आपको लिखने हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आपको लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर वेक्टर आर की जगह पे क्या जाएगा? एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे जेड की। यहाँ पर क्या जाएगा? पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड की, मतलब लीनियर मोमेंटम के एक्स वाई और जेड वाले कंपोनेंट। वैसे इसमें भी वो तीनों कंपोनेंट्स होंगे। तो सेम चीज जो अभी हमने पहले यहाँ पर किसके लिए लिखी थी? किसके लिए लिखी थी? टॉर्क के लिए। वही चीज यहाँ पर किसके लिए अप्लाई होगी? एंगुलर मोमेंटम के लिए अप्लाई होगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में, फिलहाल नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। एंड एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है अब हमको। ठीक है। हाँ, तो पहले टाउ के बारे में देखते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू क्या था? वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू क्या था, बताओ जल्दी। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एल, और वेक्टर एल एंगुलर मोमेंटम ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। और हमें किन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए? टाउ और एल के बीच। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट क्यों किया, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्यों किया डिफरेंशिएट? नहीं, एक्चुअली इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर देखो फोर्स आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? मोमेंटम आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dv by dt, वही क्या होता है? फोर्स होता है। याद आया तो ये चीज है ना? इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फोर्स आएगा, जिससे दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकलेगा। ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d by dt, और यहाँ पर क्या जाएगा? वेक्टर l, मतलब एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? d by dt, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। यहाँ तक हो गया सबका? चेक करो, है ना? अब यहाँ पर ना एक चीज थोड़ा ध्यान देना, इस जगह पे ना डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल कितने बच्चों को याद है? प्रोडक्ट रूल मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, जब उनको डिफरेंशिएट करना होता है तो रूल लगता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा? du dv by dx प्लस सेकंड फंक्शन v इनटू du by dx। क्या ये समझ में आ गया? ये होता है प्रोडक्ट रूल। ये लगेगा यहाँ पर, ये, लेकिन ये लगाओगे ना तो ध्यान से देखना। कुछ लिख रहे हो क्या? मैं भी देखना। ये प्रोडक्ट रूल अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, साइड में लिखा हो उसको रहने दो। ठीक है। अभी फिलहाल इस पे ध्यान देना, इस पे लगाते समय में कौन सी सावधानियां बरतनी है। ओके। तो सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है इन दोनों का। कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए वो सावधानियां रखें। तो जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? d by dt
और यहाँ पर क्या देगा वेक्टर आर। तो ये फॉर्मूला देखो वैसे नहीं लग रहा है जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था ना, वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इसको बाहर निकाल दिया था, उसका डिफरेंशिएशन किया। लेकिन अब हम ये पहले वाले को करें क्रॉस करके लिखेंगे, क्रॉस करके क्या लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर पी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, क्रॉस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट नहीं किया। प्लस प्लस क्या होगा इसके बाद यहाँ पर वेक्टर आर क्रॉस, वेक्टर आर क्रॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर पी। मतलब वही चीज है, एक बार एक को करो दूसरे को नहीं करो, दूसरे को करो पहले को नहीं करो, सेम चीज है। बट यहाँ पर हम ऑर्डर आगे पीछे बदल सकते हैं, यू को बाद में, यू बी को पहले, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, क्या प्रोसेस किया, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, क्रॉस दूसरा वाला, ठीक है, फिर प्लस, ये पहले वाले को नहीं किया, क्रॉस दूसरा वाले का डिफरेंशिएशन। आया क्या समझ में यहाँ तक की चीज, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये चीज मुझे बताना, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे वेक्टर v से। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर v, वेक्टर v क्रॉस यहाँ पर क्या गया वेक्टर p। क्या ये क्लियर हो गया, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हुआ वेक्टर r क्रॉस, वेक्टर r क्रॉस, ये क्या बना बताओ जल्दी, ये वाला टर्म क्या बनेगा बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। याद है कि नहीं ये चीज, F इज इक्वल टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वेक्टर F से रिप्लेस कर देंगे। यहां तक हो गया, एक बार कंफर्म करो जल्दी, 10। हाँ, तो यहां पर आ गया dl by dt इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, समझना ध्यान से, ये जो वेक्टर p है, वेक्टर p क्या है, ये वेक्टर p क्या बोलते हैं इसको, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। कैसे निकलता है लीनियर मोमेंटम, m इंटू v, m का मतलब मास, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इंटू वेलोसिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ऐसे ही होगा। अब इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूं वेक्टर v क्रॉस m वेक्टर v प्लस, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी थोड़ा बताओ, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, टाउ। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, टाउ। यहां तक समझ में आ गया सबको, और यहां पर आ गया dl बाय dt। हाँ, अभी यहाँ पर m क्या बोला तुम लोगों ने, बोला m कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, m को कर दो बाहर, ऐसा लिखा ना वेक्टर v क्रॉस m इनटू वेक्टर v, m को कर दो बाहर, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा v क्रॉस v, ऐसे ही होगा। रफ में पहले समझो v क्रॉस v। अब बताओ v क्रॉस v को क्या लिखेंगे, v क्रॉस v को क्या लिखेंगे, जीरो। क्यों जीरो होगा बताओ, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए बी साइन थीटा, याद है कि नहीं, स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये सारी चीजें नोट करवाई थी, अगर याद होगा तो। देखो यहाँ पर, तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। याद है कि नहीं ये चीज, तो इसलिए ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये वाली पूरी वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हुआ, तो क्या बच गया, टाउ। तो dl बाय dt इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर आपको, टाउ। तो ये किनके बीच का रिलेशन है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन है दोनों का, डिफाइन करो, हाउ दे आर रिलेटेड। किसको बोलने बजा गया, टाउ को, change in momentum, angular momentum, ऑलमोस्ट सही है 90%। एक वर्ड बस यूज नहीं किया है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जब भी कोई भी चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। समझ में आई चीज, तो नोट कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
torque is equal to rate of change of angular momentum. यहाँ तक हो गया सबका? Okay. Okay, next हम देखते हैं work done by torque क्या होगा? Work done by torque. Work done by torque. W is equals to integration tau into d theta. यहाँ पर एंगल को हम ले रहे हैं थीटा नॉट टू थीटा, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल पे ले सकते हैं, थीटा नॉट टू थीटा अभी फिलहाल ये ले रहे, ठीक है, या जीरो से थीटा फिलहाल के लिए कंसीडर कर लो, जीरो टू थीटा ले, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ और यहाँ पर क्या देगा थीटा, तो टाउ इनटू थीटा के इक्वल हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। आप डायमेंशन जो फर्स्ट यूनिट पढ़े हो ना, उससे भी ये चीज कोरिलेट कर सकते हो। वर्क का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, ml2 t-2। टाउ का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2। थीटा का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस। मतलब इनडायरेक्टली जो टाउ है वर्क डन है दोनों सेम होता है, बस एंगुलर चेंज कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर मान लो वो टायर को खोलने के लिए आप ताकत लगा रहे हैं, कितना एंगल बना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितना रोटेशनल फोर्स आपने अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्क डन कितना हुआ। क्या ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट लिखो पावर। अच्छा, अगर ये लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, del W is equal to tau into del theta. हाँ, change in work done या change in work done is equals to change in angle, torque into change in angle of that, या angular displacement बोल सकते हैं, angular displacement, ठीक है। और अगर हमें पावर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको del d w अपॉन या del w by del t is equal to tau into del theta by del t। मैंने क्या किया, दोनों तरफ del t से डिवाइड कर दिया, तो del t से डिवाइड किया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पावर, मतलब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, P से। यहाँ पर क्या होगी, ये टाउ, ये क्या है बताओ, ये क्या है, डेल थीटा बाय डेल टी क्या है, तो थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इनटू ओमेगा। तो यहाँ पर ये आ गया पावर। यहां तक हो गया, ओके। इसके बाद देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क कहां पर है, क्योंकि कई स्कूलों में थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं, तुम्हारे स्कूल में जैसे है ना, तो कहां पर एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो देखिए, और कौन सा है, एक एप्लीकेशन तो यहाँ पर देखा था ना, और कौन सा एप्लीकेशन है, डोर वाला हो गया, और कहां पर हो सकता है, उसको कौन अप्लाई करता है, कई जगह पे यूज होता है, कार की स्टीयरिंग वगैरह में भी यूज होता है। कार मतलब अगर ट्रक की स्टीयरिंग देखा जाए, ट्रक की स्टीयरिंग काफी बड़ी बनाई जाती है एज कम्पेयर टू कार की स्टीयरिंग, क्योंकि उसमें व्हील्स बड़े होते हैं, व्हील्स बड़े होते हैं मतलब उसमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है टर्न करने। तो अगर उसको छोटी स्टीयरिंग करेंगे तो काफी ज्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ये चीज, तो वहां पर भी यूज होता है। आजकल तो खैर पावर स्टीयरिंग आ गया तो ये चीजें चेंज हो जाती है। ओके, एक और जगह जो नल होते हैं, नल के वो जो लगे रहते हैं ना, टोटी क्या बोलते हैं, टैप, ठीक है, उस पर भी यूज होता है। आजकल वो एंगल वाला लगा होता है जिसको आराम से आप इजीली रिवॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगर वो नहीं लगाओगे, उसकी लेंथ कम होगी तो उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लिखो टॉर्क बाय कपल, टॉर्क बाय कपल।
तो कपल का मतलब तो जानते हो, ठीक है। टॉर्क बाय कपल कंडीशन क्या समझना, इधर पे ध्यान दो। मान लेते हैं ये अगर एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी जो हम टॉर्क लगा रहे थे एक एक्सेस उसका फिक्स था, तो वहां से हम फोर्स लगा रहे थे तो वो रोटेट हो रहा था, ऐसा कुछ सिचुएशन था। अब अगर मान लेते हैं दोनों एंड से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट लाइन ऑफ एक्सिस पे, दोनों का अपोजिट जगह पे लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है दूसरा ऐसा लग रहा है। डायग्राम में अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से समझ लो, मान लो ये वो स्टिक हो गया, ये वो बॉडी हो गया, एक फोर्स यहाँ पर इधर पे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पर इधर पे लग रहा है, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा इस सिचुएशन, तो गोल घूमेगा। हम पेन को करते हैं ना कई बार टेबल पे रखे से रिवॉल्व करते हैं, तो वो रिवॉल्व करेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये है टॉर्क बाय कपल। ये और कहां पर अप्लाई होता है, देखो जब हम बॉटल का कैप खोलते हैं, तो जैसे मान लो ये बॉटल का कैप है, तो एक फिंगर से हम इधर पे फोर्स लगाते हैं, दूसरे फिंगर से या थंब से हम दूसरी तरफ फोर्स लगाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो ये सिचुएशन को आप बोलोगे टॉर्क बाय कपल, ठीक है। अब इस पे हम फोर्स का या टॉर्क का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक डायग्राम बना लो, यहाँ पर दोनों पे फोर्स लग रहा है F, यहां पर फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, यहां पर फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को ले लो R, यहां पर इस वाले एंगल को ले लो थीटा, इस वाले एंगल को ले लो थीटा, ठीक है। डायग्राम बना लिया क्या, पहले इसमें ना एक शॉर्ट पॉइंट लिख लेना, हमने लिखा नहीं है कि टॉर्क बाय कपल का मतलब क्या होता है, तो लिख लो इसको, कपल फोर्स when a pair of equal and opposite force having different line of action, when a pair of equal and opposite force when a pair of equal and opposite force having different line of action, then it is called couple force, then it is called couple force, ठीक है। इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे कि देख लो यहाँ पर ये दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है। अगर मान लो ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इक्वल है अपोजिट है, तो इसको कपल फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम पॉइंट पे लग रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब टॉर्क बाय कपल फोर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिखना है टाउ इज इक्वल्स टू, या टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ द कपल फोर्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक कपल फोर्स की वैल्यू multiplied by perpendicular distance, multiplied by perpendicular distance, either force multiplied by perpendicular distance, multiplied by perpendicular distance, ठीक है। तो इस एग्जांपल की बात करें तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में कोई भी फोर्स ले लो, तो ये वाला फोर्स कितना हो गया F, हाँ नहीं, इसमें जो भी वैल्यू आएगी तो वेक्टर टाउ की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वेक्टर के फॉर्म में तो अपने आप उसका डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी कोई भी एक फोर्स लिया हमने, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया F, मल्टीप्लाइड बाय क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पॉइंट ऑफ एक्शन का, जहां पर वो फोर्स अप्लाई है दोनों के बीच का। तो इस डायग्राम में देख के बताओ, इस डायग्राम में देख के बताओ, मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मैंने ये डायग्राम बनाया था ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा,
तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो कौन सा है? R cross से वो कहां पर है? ये इस डायग्राम में ए बी सी कौन सा है? वो कौन सा है? वो है यहाँ पर बीसी। बीसी होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट के बीच का जो दोनों पॉइंट है, जैसे मान लो इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा कि बीसी। ये बीसी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब वो कैसे निकालेंगे बीसी की वैल्यू? तो बीसी आपको फाइंड आउट करना है और आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो आर। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर? थीटा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब कि बीसी, हाइपोटेनियस मतलब कि एसी, और एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? आर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर साइन थीटा। ये हो जाएगा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू आर साइन थीटा। मतलब यहाँ पर भी जो ओवरऑल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ के ही इक्वल होगा। आर क्रॉस एफ के ही इक्वल होगा। तो कपल फोर्स से भी जो टॉर्क होगा वो सेम होगा, ठीक है, जो इंडिविजुअल फोर्स से। यहां तक हो गया क्या सबका? चेक कर लो एक बार। ओके, चलो एक काम तो न्यूमेरिकल करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन याद है ना, हम लोगों ने किया था v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप ईयरली में इसको प्रैक्टिस करके जाना। और यही डेरिवेशन अब रोटेशनल मोशन के लिए दोबारा हमें करना पड़ेगा, बस यहाँ पर सारे सिंबल्स बदल जाएंगे। अब वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारा प्रोसेस सेम। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार देखना उसको सॉल्व करके। एक क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है, एनसीईआरटी की बुक में भी, जो तुम लोगों की बुक में भी है ना। क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना लिखना मतलब ही। क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जे। या एंगुलर मोमेंटम को जे से डिनोट किया, हमने एम से किया था। तो आपको क्या निकाला है? एक्स वाई जेड एक्सिस के कंपोनेंट निकालना है किसके? एंगुलर मोमेंटम के, एल के, है ना। ऑफ ए पार्टिकल whose position vector is vector r, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बोल दिया है? वेक्टर r, with component x y and z, और उसके कंपोनेंट x y z है। समझ गए ना? तो वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी? xi प्लस yj प्लस zk। एंड लीनियर मोमेंटम p, लीनियर मोमेंटम क्या होगी उसका? p, with component px py pz, और उसके कंपोनेंट क्या? px py और pz है। Show that if the particle moves only in xy plane, the angular component has only z component। तो स्टार्टिंग का पूरा सेम है, आखिरी की एक लाइन में पूरी कहानी बदल दी। समझ गए कि नहीं? स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? आपको वेक्टर एल के जो कंपोनेंट, जैसा भी हमने टाउ के निकाले थे ना थोड़ी देर पहले, याद होगा कौन सा वाले? ये वाला टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड, ये तीनों की वैल्यू निकाली थी। वैसे ही आप किसके लिए निकालना है? एंगुलर मोमेंटम के लिए, एल एक्स एल वाई और एल जेड। क्या फर्क होगा दोनों में बताओ तो? क्या होगा लिखो, तो इसको देख के पैटर्न समझ जाओगे क्या? लिख लोगे क्या? क्या क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का? वेक्टर एल इज इक्वल्स टू क्या था? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, यही था। तो यहाँ पर क्या चीजें बदल जाएंगी? यहाँ पर क्या चीजें बदल जाएंगी? यहाँ पर क्या जाएगा? एल एक्स, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा? लिखो जल्दी, लिखो किसी के। हाँ, टाउ की जगह पे एल आएगा, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो इसको, फिर उसके सेकंड पार्ट का आंसर करना।
लिख लिया? तो अब यहाँ पर जो जो चीजें लिखा मुझे बताओ, इसके कंपोनेंट Lx इज इक्वल टू y इंटू पी जेड, यही लिखा कि नहीं बताओ जल्दी, माइनस z इंटू पी वाई, ठीक है। फिर दूसरा क्या लिखा होगा, Ly इज इक्वल टू z इंटू पी एक्स माइनस x इंटू पी जेड। फिर तीसरा क्या लिखा होगा, Lz इज इक्वल टू x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी एक्स। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या बोल रहा है, शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन, तो पार्टिकल कहां पर मूव कर रहा है, xy प्लेन, xy प्लेन में मूव कर रहा है। मतलब ये बोर्ड मान लो xy प्लेन है, ये बोर्ड xy प्लेन है, z कौन सा होगा, z इधर पैरेलल, समझ गए ना। तो अगर पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है मतलब उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ x और y वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। z कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, z कोऑर्डिनेट क्यों 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां पर है। ये तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ मुझे जल्दी। 2D तो आराम से पढ़े हो तुम लोग, है ना। 3D में क्या होता है, जितना वो बाहर निकला उतना उसका क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट। बाहर नहीं निकला बोर्ड पे, ये मतलब z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब z कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा, अगर ध्यान दोगे तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं z का डायरेक्शन का मोमेंटम निकालता हूँ, pz निकालता हूँ, तो इसका z में वेलोसिटी है क्या, नहीं है। z के डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं, मतलब z के डायरेक्शन में उसका मोमेंटम क्या होगा, 0। तो pz की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब z भी 0, pz भी 0। z 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा, pz 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा। ये दोनों 0, मतलब Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। Lx मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम इन x, वो क्या हो जाएगा, 0। Ly की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी, Ly 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो Ly की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। एंगुलर मोमेंटम इन y क्या हो जाएगा, 0। Lz की वैल्यू भी 0 होगी क्या, बताओ जल्दी। Lz की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी एक्स, ये हो जाएगी Lz की वैल्यू। इसका मतलब उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन में होगा, एंगुलर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा, z के डायरेक्शन में। समझ में आएगी ये चीज। ये क्वेश्चन जो अभी था ना, ये कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि थ्योरेटिकल में कैसा आता है एमसीक्यू, तो थ्योरेटिकल में ऐसा फंडामेंटल वाला एमसीक्यू आ जाता है, इसमें ये चीज बोल देगा कि अगर मान लो कोई पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका कौन सा मोमेंटम 0 होगा, x 0 होगा, y 0 होगा, xy दोनों 0 होगा, z 0 होगा, ऐसा पूछ सकता है। समझ गए ना। और एक क्वेश्चन शायद अभी हमने कर लिया था, टॉर्क वाला तो ऑलरेडी कर लिया था। बाकी कुछ क्वेश्चन और है जो आगे के टॉपिक पे बेस्ड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बस स्टॉप करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, सामने बैठ